हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑटो साइकिल के बारे में। देखिए, अभी तक होता क्या था कि हम लोग इसके जो प्रोसेसेस होते थे उसको अलग पढ़ते थे, और जो ये डायग्राम्स होते थे पीवी और टीएस डायग्राम हो गए, इनको अलग रटने की कोशिश करते थे, जिससे क्या होता था, बहुत ही प्रॉब्लम होती थी। हमको हर बारी जो डेरिवेशन होते थे रटने की जरूरत होती थी, उसको याद करने की जरूरत होती थी कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये कंसिडर करना है, इसके बाद ये करना है, ये करना है। तो उससे बहुत ही प्रॉब्लम होती थी। तो उसके लिए हमने क्या किया है, एक बहुत ही अच्छा तरीका निकाला है, जिससे आपको हम ये समझाएंगे कि इसका जिस तरीके से प्रोसेस होता है, कैसे सक्शन होता है, कैसे कंप्रेशन होता है, उसके हिसाब से किस तरीके से आपका पीवी और टीएस डायग्राम रिलेटेड होता है। यानी कि आज की वीडियो में हम लोग जो यहाँ पर प्रैक्टिकली चीज़ें होती हैं और जो मैथमेटिकली हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, उन दोनों को रिलेट करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना एज ए इंजीनियर। क्योंकि अगर आप इस चीज़ को नहीं समझते हैं तो फिर कोई मतलब ही नहीं। यहाँ पर ये प्रोसेस आप समझ लेंगे, इसको रट लेंगे तो कोई मतलब नहीं है। आप इन दोनों को बहुत अच्छे से ध्यान से रिलेट करके समझिए। तो और आपको बता दें कि ऑटो साइकिल की यहाँ पर जो इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है उसको भी यहाँ पर हम लोग डिराइव करेंगे। तो ये भी मत सोचिएगा कि यहाँ पर डेरिवेशन तो बताया गया है करने के लिए वीडियो में, लेकिन डेरिवेशन नहीं होगा। तो बिल्कुल होगा, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को समझ के फिर डेरिवेशन करेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए, आपको छोटी छोटी चीज़ें पहले बताते हैं कि किस तरीके से ये पूरा होता है, और आपको आज पूरी फील आ जाएगी कि ये ऑटो साइकिल जो होती है किस तरीके से काम करती है। तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर इस डायग्राम को फोकस कीजिए। इस डायग्राम में आप क्या देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि एक सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर है और इसके अंदर एक पिस्टन है, ठीक है। ये मूवमेंट करता है, आप ये इतना तो जानते ही होंगे। तो पहले छोटे छोटे टर्म को समझिए। देखिए, जो पिस्टन का ये पूरा भाग होता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जितना में ये पूरा जगह होती है, ये इसमें कुछ ना कुछ इसका आयतन होता होगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में हम लोग कहते हैं वॉल्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉल्यूम कहते हैं। तो ये टोटल वॉल्यूम होता है, तो इसको हम लोग कह देते हैं वी टी, ठीक है, वी टी। इसके बाद समझिए कि ये जो आप थोड़ा सा देख रहे हैं यहाँ तक का ये जो थोड़ा सा वॉल्यूम देख रहे हैं जिसमें पिस्टन नहीं जाता है, ठीक है, पिस्टन यहीं तक जाता है, उसके बाद लौट आता है, फिर यहाँ से यहाँ तक, इसके ऊपर इतना ये जगह बची रहती है, इसको हम लोग कहते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। तो इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? इन सारे टर्म्स को पहले समझते चलिए, तब आप डेरिवेशन करने में मजा पाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? वी सी, यानी कि वी सी का मतलब क्या हो गया? क्लियरेंस वॉल्यूम। इसके बाद क्या बचा? इसके बाद ये जो बचा जगह, इसको हम लोग क्या कहते हैं? जो इधर का स्ट्रोक है, ठीक है, ये तो टोटल हो गया, और जो इधर जगह इधर बची थोड़ा सा जिसमें हमारा पिस्टन मूव करता है, इसको हम लोग कहते हैं वी एस, ठीक है। ये वॉल्यूम है, और इसी लेंथ को, जितने में ये हमारा पिस्टन मूव करता है, जितने लंबाई में हमारा ये पिस्टन मूव करता है, इसी लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रोक लेंथ कहते हैं, जिसको एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हमारा वी एस होता है, ठीक है, ये वॉल्यूम है, ठीक है, ये टोटल वॉल्यूम, इतना पूरा वॉल्यूम होगा, इतना ऐसे मोटा सा सिलेंडर होगा, और ये इसकी लेंथ है, ये छोटा सा वॉल्यूम इधर का, और ये टोटल वॉल्यूम। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अब चलिए इसके प्रोसेस पे आते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें किस तरीके से हमारा ये जो पीवी डायग्राम है ये बनता है। चलिए, इसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला प्रोसेस आप बताइए, सक्शन प्रोसेस। क्या होता है? सक्शन स्ट्रोक। कौन सा स्ट्रोक? सक्शन स्ट्रोक सबसे पहले होता है। अब ये सक्शन स्ट्रोक क्या होता है? तो देखिए, जब हमारा पिस्टन काम करता है, ये जो हमारा इंजन काम करता है, तो क्या करता है? सबसे पहले ये नीचे की तरफ आता है, और आपको यहाँ पर बता दें कि इस पॉइंट को, ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं, इस पॉइंट को, ठीक है, इस पॉइंट को क्या कहते हैं? चलिए हम यहाँ पर डॉट डॉट करके कर दे रहे हैं, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं टी डी सी, और इस पॉइंट को जो यहाँ पर सबसे नीचे वाला पॉइंट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बीडीसी। क्या कहते हैं? बीडीसी। बीडीसी, ये टॉप डेड सेंटर और ये बॉटम डेड सेंटर, ठीक है। तो ये इसका टर्मोलॉजी है, इसको आप याद रखिए ताकि समझने में आसानी हो। तो देखिए, जब ये पिस्टन होता है टीडीसी पे है, ठीक है, स्टार्टिंग में ये कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, बीच में हो सकता है, स्टार्ट करते समय, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर समझ रहे हैं तो हम ये मानेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर है, ठीक है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि टीडीसी पे है, टीडीसी से ये नीचे की तरफ आता है, जैसे ही नीचे की तरफ आता है तो ये क्या करता है? ये जो वॉल्व होता है ये खुल जाता है, और यहाँ से चार्ज का मतलब उसमें पेट्रोल और एयर का मिक्स होकर के, उसको हम लोग चार्ज बोलते हैं, वो इसके अंदर फिल हो जाता है पूरा, ठीक है। ये सक करता है, जैसे आप वो देखेंगे सुई लगाने वाली सिरिंज, तो उसमें क्या करते हैं, जब जैसे खींचते हैं पानी में लगा करके, तो पानी उसमें पूरा सक कर जाता है, ठीक है। इसी वजह से इसको कहते हैं सक्शन। तो ये पूरा पानी इधर, मतलब सॉरी, यहाँ पर जो चार्ज होता है ये पूरा आ जाता है अंदर, ठीक है। तो अब ये जो हमारा पिस्टन है ये कहाँ पे आ जाता है? बीडीसी में आ जाता है। टीडीसी से बीडीसी आता है, सक्शन स्ट्रोक कहते हैं, ठीक है। और ये कितना लेंथ ट्रेवल करके आता है? एल लेंथ ट्रेवल करके यहाँ पर आता है। अब चलिए इस चीज को आते हैं पीवी डायग्राम के साथ,
ठीक है। पीवी डायग्राम में ये चीज़ कैसे देखेंगे आप, क्योंकि अगर आप इसी से भागेंगे तो आपको ये चीज़ें कभी नहीं समझ आएंगी, ठीक है। ये पीवी और टीएस हमने दोनों लिख दिया। देखिए ये है वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब जो ये आपका पूरा पिस्टन दिख रहा है इसका वॉल्यूम इधर रिप्रेजेंट होगा और इस पिस्टन के अंदर का प्रेशर इधर रिप्रेजेंट होगा, यही होता है पीवी डायग्राम। तो मान लीजिए कि ये, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि हम लोग देखते थे पहले एक्स वाई एक्सिस देखते थे तो 1 2 3 4 ऐसे करके होता था, और वाई एक्सिस पे क्या होता था 1 2 3 4 ऐसे करके होता था, इधर माइनस में होता था। तो माइनस वाला अगर हम नहीं लेते हैं तो आपका डायग्राम ऐसे ही बनेगा। तो उसी तरीके से जैसे हम यहाँ पर रखते थे 1, तो इसका मतलब होता था कि x पर 1 डिस्टेंस, ठीक है। तो वही चीज़ अगर हम इधर आगे बढ़ेंगे तो इसका मतलब होगा कि v पर कुछ डिस्टेंस, ठीक है। जैसे कि इसका कुछ वॉल्यूम होगा पूरे सिलेंडर का, तो मान लीजिए कि वो सिलेंडर का वॉल्यूम यहाँ तक है, ठीक है। यहाँ पे कोई वैल्यू होगी, ठीक है। तो मान लीजिए कि सिलेंडर का वॉल्यूम यहाँ तक है, कहाँ से लेकर के, स्टार्टिंग से लेकर के यहाँ तक है, ठीक है। स्टार्टिंग से लेकर के यहाँ तक है, बात समझ आ गई। अब इसके बाद देखिए, तो स्टार्टिंग से लेकर के तो ये पूरा चलता नहीं हमारा पिस्टन, पिस्टन कहाँ से चलता है, वॉल्यूम जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पर खत्म है, यहाँ से स्टार्ट है। देखिए एक पॉइंट यहाँ पर लगाया, यहाँ देखिए यहाँ पर हम एक पॉइंट लगा दे रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पर खत्म होता है, ठीक है। ये वॉल्यूम इस वॉल्यूम के बराबर है, लेकिन पिस्टन हमारा कहाँ से मूव करता है, यहाँ से, यानी कि कुछ दूरी से। तो इस दूरी को छोड़ दीजिए, इस डिस्टेंस को छोड़ दीजिए और फिर आप इसको मूव कराइए, मतलब ऐसे ले जाइए, इतना ले जाइए, ठीक है। इस जगह को आप छोड़ दीजिए। तो सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ से यहाँ पिस्टन हमारा आ गया, देखिए पिस्टन यहाँ से यहाँ पर आया, तो इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ पर गया, ठीक है। इतना वॉल्यूम ट्रेवल किया। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या आता है, सेकेंड स्ट्रोक क्या आता है, ठीक है। सेकेंड आता है कंप्रेशन, ठीक है। यहाँ पर तो हम छोटा इस वजह से लिख रहे हैं क्योंकि थोड़ा जगह नहीं है, अगर आपको नहीं दिख रहा क्वालिटी थोड़ा सा ठीक करेंगे आ जाएगा। तो कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है, ये जब बीडीसी में आ जाता है, बीडीसी से फिर ये ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि ये ऐसे से अपना ऊपर नीचे करता रहता है, ठीक है। तो ये फिर से ऊपर की तरफ जब जाता है तो जो चार्ज इकट्ठा हो गया था पूरा, यानी कि पेट्रोल और एयर का मिक्सचर, वो क्या होता है, कंप्रेस होता है। कंप्रेस का मतलब दबता है, तो उसको पूरा एकदम दबाया जाता है पिस्टन के द्वारा, तो इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, कंप्रेशन स्ट्रोक कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, अब ध्यान से इस चीज़ को यही समझिए पहले। तो देखिए यहाँ पर जैसे ये तो नीचे आया तो वॉल्यूम क्या था, पहले जीरो था, मतलब सॉरी मतलब कि यहाँ से तो जीरो है, ठीक है, लेकिन इतना तो हमारा गैप ही है, तो पिस्टन यहाँ से चलना स्टार्ट किया, तो वॉल्यूम पहले इतना था, यहाँ से छूटा हुआ था, फिर यहाँ से वॉल्यूम क्या होता गया, बढ़ता गया बढ़ता गया, मतलब जैसे ही पिस्टन नीचे आता गया तो यहाँ पर जगह क्या होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, जगह जो है ज़्यादा होती जाएगी यहाँ की। देखिए अभी यहाँ पर यार थोड़ा जगह थी, जैसे पिस्टन थोड़ा सा नीचे आएगा और ऊपर जगह हो जाएगी, जैसे नीचे आएगा और जगह हो जाएगी, यानी कि वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे नीचे आया, देखिए जैसे जैसे इधर गया, यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर पहुँच गया। अब इसके बाद जब ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो वॉल्यूम क्या होगा, फिर से कम होगा, वॉल्यूम उसका से इतना जगह थी ऐसे जा रहा, तो ये क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा। तो वॉल्यूम कम होगा तो यानी कि ये जो हमारा अब ग्राफ है ये किधर की तरफ जाएगा, अब ये ग्राफ वॉल्यूम से आगे की तरफ तो जाएगा नहीं, बढ़ेगा तो है नहीं, कम की तरफ आएगा, तो कम होगा। लेकिन आप यहाँ पर प्रेशर को भी ध्यान से समझिए कि जब हम किसी चीज़ को दबाएंगे, वॉल्यूम को कम करेंगे तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर प्रेशर ज़्यादा होगा। वॉल्यूम को हम कम करेंगे, वॉल्यूम कम करते जाएंगे तो जगह कम होती जाएगी, तो यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं, जो चार्ज है, उनके बीच कोलिजन बढ़ जाएगा, ठीक है, टकराव बढ़ जाएगा, तो उससे क्या होगा, जो प्रेशर है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो प्रेशर से बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, ठीक। तो जब प्रेशर भी बढ़ेगा तो अब जो ग्राफ है वो किस तरीके से बनेगा, वॉल्यूम को कम करना है और क्या करना है, वॉल्यूम को कम करना है और प्रेशर को बढ़ाना है। ध्यान से देखिए, ये वॉल्यूम देखिए कम होता गया, प्रेशर क्या होता गया, बढ़ता गया। इसी तरीके से बनेगा ये कर्व टाइप से। अभी आपको बताएंगे ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है, क्या हो रहा है। इसके लिए पहले आप छोटी छोटी चीज़ों को समझते चलिए। तो यहाँ से ये यहाँ पे गया, तो इससे क्या हुआ, वॉल्यूम कम होता गया और प्रेशर जो है ये बढ़ता गया, प्रेशर यहाँ तक। और आपको यहाँ पर ध्यान से समझना है कि ये यहीं तक रहेगा, एकदम इसके सीधे में ही रहेगा। क्यों, क्योंकि पिस्टन यहीं तक जा सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ से यहाँ तक चल के आया था, मतलब टीडीसी से बीडीसी आया, मान लीजिए टीडीसी है, ठीक है। जैसे ही बीडीसी की तरफ जा रहा था तो नीचे आ रहा था, तो वॉल्यूम बढ़ रहा था, देखिए इधर बढ़ रहा है, ये वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ऊपर जाने लगा तो वॉल्यूम कम होने लगा, देखिए वॉल्यूम कम हो रहा है कम हो रहा है कम हो रहा है, और प्रेशर भी बढ़ रहा है, प्रेशर भी बढ़ रहा है। तो यहाँ तक प्रेशर पहुँच गया, फिर जा करके इसके सीध में ही रुक जाएगा ये चीज़, ठीक है। अब इसके बाद जैसे ही यहाँ पर पहुँच जाएगा, ठीक है, जैसा ये पोजीशन आप देख रहे हैं ऐसे ही जब हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर ये लगा होता है स्पार्क प्लग,
ठीक है। और आपको यहाँ पर एक चीज तो बताना ही भूल ही गए कि ये जो ऑटो साइकिल होती है ये 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के लिए होती है। किसके लिए होती है? 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के लिए होती है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो यहां से क्या करेंगे, यहां से हम लोग स्पार्क करेंगे। तो जो इतना पूरा कंप्रेस चार्ज है जिसमें पेट्रोल भी है और एयर भी है, तो वो क्या होगा, जैसे ही थोड़ी सी चिंगारी आएगी, स्पार्क का मतलब चिंगारी, तो जैसे ही थोड़ी सी चिंगारी आएगी ये बर्न कर जाएगा। और बर्न करेगा इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हुआ कि यहां पर हमने हीट को ऐड किया, किसके अंदर, सिलेंडर के अंदर हीट को क्या किया, ऐड किया। तो इसको हम लोग कहते हैं हीट एडिशन। अब ध्यान से समझिए, फिर समझिए क्या किया हमने, स्पार्क को लाए तो वहां पर बर्निंग हुई, बर्निंग का मतलब हमने उसमें हीट को ऐड किया। अब देखिए ये चीज कहाँ कैसे हो रही है, किस प्रोसेस पे हो रही है। तो देखिए पिस्टन आकर के हमारा यहाँ पर रुक चुका था, ठीक है, थोड़े समय के लिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही रुक जाएगा, एकदम यहाँ पर आ चुका था, ना नीचे जा रहा था ना कहीं भी। तो जब यहाँ पर रुक चुका था तभी हमने यहाँ पर स्पार्क किया, यानी कि ना ये जो जगह है ना तो घट रही है ना तो बढ़ रही है। जब घट और बढ़ नहीं रही है तो क्या है, कांस्टेंट है। तो ये जगह को हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। तो यानी कि टोटल हम क्या कहेंगे कि ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर क्या हुआ, हीट एडिशन हुआ। ध्यान से समझिए, वॉल्यूम ना कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है, और हमने हीट को भी दे दिया, तो इसको कहेंगे कि हीट का एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है। अब देखिए ध्यान से, ये क्या है, वॉल्यूम है हमारा, ये वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन, ठीक है। तो यहां पर हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, ठीक है, ऐसे सीधे, ये चीज। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो यहाँ पे वॉल्यूम था वही वॉल्यूम यहाँ पर हुआ, ठीक है। लेकिन इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने क्यू एस का मतलब, क्यू को हम लोग, हीट को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और एस का मतलब होता है सप्लाई। तो हीट की हमने क्या की, सप्लाई की, ठीक है, हीट की सप्लाई कर दी यहां से। अब ये क्या करेगा, तेजी से नीचे आएगा, कौन, पिस्टन। पिस्टन तेजी से नीचे आता है। अब नीचे जैसे ही तेजी से आता है तो इस स्ट्रोक को क्या कहते हैं, यानी कि आपका थर्ड स्ट्रोक होगा पावर स्ट्रोक। क्या होगा, पावर पावर स्ट्रोक, ठीक है। ये आपका थर्ड स्टेप है, इसमें क्या होगा, पावर स्ट्रोक। तो पावर स्ट्रोक में क्या करेगा, नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो नीचे की तरफ आएगा तो फिर से क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। देखिए अभी तक जगह इतनी थी, जैसे जैसे पिस्टन नीचे आएगा तो इसके अंदर का जो जगह है वो क्या होगा, बढ़ेगी, ठीक है, जगह ज्यादा होगी। तो जगह ज्यादा होगी तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है। और जो जो हमारा प्रेशर है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस वजह से अब क्या हमको ऐसा ग्राफ बनाना है, ये भी कर्व में ही बनेगा, जिसमें क्या होगा, ठीक है, इसमें क्या होगा, देखिए वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे नीचे आता चला जाएगा ये वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा, और प्रेशर कम होता चला जाएगा। तो देखिए प्रेशर अभी तक यहाँ पर था, और प्रेशर अभी तो कहाँ आ गया है, यहाँ नीचे आ गया है, बस हमारी है, इस तरीके से प्रेशर नीचे आ गया। अब इसके बाद क्या होगा, अब ये जो प्रोसेस है, कभी आप देख रहे हैं कि ये सीधा जा रहा है, कभी इस तरीके से परपेंडिकुलर, कभी एक कर्व हो रहा है। तो ये सब अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं, अभी आपको नाम बताएंगे, उसका फॉर्मूला भी बताएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, इसके बाद ये नीचे आ चुका है, अब नीचे आ गया, फिर से हीट को रिलीज करेगा, छोड़ेगा, तो उसको हम लोग कहते हैं। और जब हीट को छोड़ेगा तो यहाँ पर भी आप ये देखेंगे कि ये नीचे आ जाएगा, और तब जो हीट होगी वो सारी यहाँ से रिलीज हो जाएगी, यानी कि यूटिलाइज हो गई होगी पूरी की पूरी, जो हम वर्क कर रहे हैं मैकेनिकल वर्क में वो कन्वर्ट हो गई होगी। तो वो जो होगा वो किस पे होगा, क्योंकि यहाँ पर पिस्टन आकर के रुका हुआ है, तो वॉल्यूम जो भी है वो वॉल्यूम है, तो इसको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो फिर से जो हीट का रिजेक्शन है, हीट का जो रिजेक्शन है वो किस पे होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, यानी कि जो वॉल्यूम यहाँ पे होगा वही वॉल्यूम यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अब गैसेस, जो हमारी गैसेस बर्न हो चुकी है उसको बाहर निकलना है। तो ये गैसेस जब ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा तो ऊपर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, एल। तो यहाँ से ये फिर से उल्टा की तरफ आएगा, यानी कि ग्राफ इधर जाएगा, तो हम एक एरो इधर भी बना देंगे, ठीक है। तो इधर ये चल करके पिस्टन का ग्राफ यहाँ तक आया, फिर उसके बाद खत्म हो गया, अपने इनिशियल पोजीशन पे आ गया। तो इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, साइकिल कहते हैं। साइकिल का मतलब एक चक्र, ठीक है। तो वो प्रोसेस चलता रहता है। तो यहाँ से एग्जॉस्ट हो गया, जो गैसेस हैं वो इधर बाहर निकल गई। तो इस तरीके से इसका पूरा प्रोसेस होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम पॉइंट वाइज करेंगे। इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं 1, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। इसको कहते हैं सेकेंड पॉइंट, इसको कहते हैं थर्ड पॉइंट, इसको कहते हैं फोर्थ पॉइंट, ठीक है। अब बात को समझिएगा, और भी चीजें हैं। आई होप आप प्रोसेस को तो समझ गए होंगे। और आपको यहाँ पर एक चीज प्रोसेस लिखना भूल गए, ये होता है एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट
स्ट्रोक। ठीक है, ये चारों स्ट्रोक हो गए और चारों स्ट्रोक को किस तरीके से आप यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे आप बता सकते हैं। तो जैसे भी आपसे पूछा जाएगा कि बताओ पावर स्ट्रोक कहाँ पर हो रहा है, ठीक है, तो पावर स्ट्रोक आप कहाँ पर बताएंगे। ये देखिए स्टार्टिंग से बताते हैं, ये क्या हुआ सक्शन स्ट्रोक, सक्शन के बाद ये क्या हुआ, ये हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक। ठीक है, कंप्रेशन स्ट्रोक का ये है। अब आप यहाँ पे देख कर भी समझ सकते हैं कि वो जो वॉल्यूम है वो कम हो रहा है और प्रेशर जो है बढ़ रहा है। फिर उसके बाद कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पर क्या होता है, हीट की सप्लाई होती है। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब ये हुआ कि जो पिस्टन है जब जैसे ही हीट सप्लाई हो रही है, बहुत माइनर समय के लिए, बहुत थोड़े समय में होती है, तो जैसे ही हो रहा है वहां पर पिस्टन मूव नहीं कर रहा है, यानी कि रुका हुआ है, तभी तो जो वॉल्यूम है ना कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है। तो इस वजह से वो इसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ पर हीट एडिशन बहुत ही जल्दी से हुआ। उसके बाद फिर क्या होगा, जल्दी से वो जो पिस्टन है नीचे आया बहुत ही स्पीड से, तो ये फिर से उसी प्रोसेस के थ्रू, जिस प्रोसेस के थ्रू ऊपर गया था, ठीक है, कंप्रेस किया था, उसी प्रोसेस के थ्रू क्या आता है, नीचे आता है। तो ये फिर क्या होता है, ये इस तरीके से यहाँ पर ये प्रोसेस बनता है। इसको हम लोग कहते हैं, ये जो आपका प्रोसेस ये दिख रहा है, जो अभी हमने कहा कि नाम बताते हैं, इसको हम लोग कहते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक, देखिए आइसेंट्रोपिक प्रोसेस तो होता है, लेकिन यहाँ पर जो हो रहा है ये एक्सपेंशन हो रहा है, यानी कि यहाँ पर जो है ये फैल रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। और ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग कहते हैं आइसेंट्रोपिक, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। इसको क्या कहते हैं, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। इसको कंप्रेशन इस वजह से कहते हैं क्योंकि कंप्रेशन स्ट्रोक में होता है, यानी कि जो चार्ज है उसको कंप्रेस किया जाता है, तो ये कंप्रेस करता है, फिर हीट एडिशन होता है, फिर वो रिलीज होती है हीट और हमको पावर स्ट्रोक मिलता है। इसके बाद ये फिर से जो हीट है वो बाहर निकल जाती है कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो अब आपसे अगर कोई चीज़ पूछी जाती है इससे रिलेटेड, तो आई होप आप इसको बता पाएंगे। ठीक है, मान लीजिए हमने आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछा कि बताओ कि हीट एडिशन किस पर होता है, तो आप सोचेंगे कि हीट एडिशन कब होता है, जब सक्शन होता है, मतलब सक्शन होता है, उसके बाद फिर से कंप्रेशन होता है, उसके बाद ही होता है। तो उसके बाद क्या होता है, वो जो हमारा पिस्टन है वो आकर के रुक चुका होता है, तो पिस्टन जब रुका हुआ है तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट का एडिशन होता है। और वही चीज हीट रिजेक्शन के लिए है, हीट रिजेक्शन भी कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता है। आइसेंट्रोपिक को क्या बोलते हैं, आइसेंट्रोपिक का क्या मतलब होता है, आइसेंट्रोपिक का मतलब होता है कि ऐसी चीज, मतलब कि जब ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो रहा होगा तो ना तो उसमें हीट को थोड़ा सा भी, थोड़ी सी भी हीट ना तो ऐड की जाएगी, ना तो वहां से हीट थोड़ी सी भी बाहर निकलेगी। इस प्रोसेस को कहते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो इसी वजह से इसमें क्या होता है, पहले क्या होता है, सक्शन होता है, उसके बाद जब कंप्रेशन होता है तो हीट यहाँ से रिलीज नहीं हो रही होती है, इसी वजह से इसको कहते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ठीक, तो आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे ये किस तरीके से काम करता है। आइए अब इन टर्म को समझते हैं, क्योंकि ये भी जरूरी है, बहुत ही पूछा जाता है, वाइवा वगैरह में पूछ लिया जाता है। तो इसमें क्या है, वीएस क्या है और वीसी, यहाँ पर किस तरीके से आप इस चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस चीज़ को हम थोड़ा सा डॉटेड करके यहाँ पर लाना चाहेंगे, ये एकदम इसके सीधे में होता है। ठीक, ऐसे करके, ऐसे करके। ठीक, तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं, ये टोटल वॉल्यूम किसका वॉल्यूम है, पूरे टोटल सिलेंडर का है। उसमें से ये जो है इतना, ये है वीएस। वीएस, अब आप समझ रहे हैं ना कि वीएस क्यों है, क्योंकि ये स्ट्रोक की लेंथ है, इतने में ही पिस्टन जो है मूव करता है, इतना सक करता है, फिर कंप्रेस करता है, फिर ये, फिर ये, फिर इतने में ही रहता है। देखिए इसका पूरा ग्राफ इतने में ही रहेगा, वीएस में ही रहेगा। क्यों, क्योंकि वीएस में ही जितना हमारा स्ट्रोक लेंथ है, स्ट्रोक लेंथ और स्ट्रोक वॉल्यूम, इतने में ही पिस्टन मूव करता है, तो उसका ग्राफ भी उतने में ही बनेगा। आप कभी भी ऐसा मत कीजिएगा कि इतना बनाया और इसको जब ये बाहर ले जा रहे तो इसको एकदम बाहर कर दे, ये इसके एकदम बराबर पे रहना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो ये जगह बच रही है, तो ये क्या है, ये जो जगह ऊपर खाली रहती है हमेशा वो खाली रहती है, जिसमें हमारा चार्ज कंप्रेस होता है, कुछ ना कुछ तो जगह रहनी चाहिए जहां पर हमारा चार्ज एकदम प्रेशराइज होगा, दबेगा। तो इसको हम लोग कहते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। तो ये किससे रिप्रेजेंट होता है, वीसी से रिप्रेजेंट होता है, वीसी, और इसको कहते हैं वीएस। तो ये टोटल हमारा हो गया। अब चलिए यहाँ पर इस चीज को हम क्या लिखते हैं, थोड़ा सा जो प्रोसेस है उसके हिसाब से लिख देते हैं। इसको हम लोग कहते हैं V1, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस पॉइंट को V1 कहते हैं। और V1 V4 के भी बराबर होगा, कैसे, क्योंकि यहाँ पर जो वॉल्यूम यहाँ पर है वही वॉल्यूम यहाँ पर है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। इसके बाद उसी तरीके से यहाँ पर V2 और V3, तो इस पॉइंट पर क्या होगा,
ठीक है, आप ध्यान से समझ लीजिए, इसको हम बना दे रहे हैं एरो से अच्छे से ताकि आप समझ पाएँ हम किस पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा V2 इक्वल V3, ठीक है, V2 इक्वल V3। तो आई होप आप इस सारी चीज़ों को समझ गए हैं। TDC BDC कहाँ होता है, ये मान लीजिए TDC है तो ये BDC हो जाएगा, कि फिर यहाँ पर ये फिर से BDC पहुँचेगा, फिर से हीट का एडिशन होगा, फिर से TDC BDC। तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं ये TDC हो गया, ये पॉइंट BDC हो गया। तो जब जो प्रोसेस जहाँ हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं। आई होप आप इस चीज़ों को समझ गए हैं बहुत अच्छे तरीके से, चाहे वो स्ट्रोक वॉल्यूम हो, क्लियरेंस वॉल्यूम हो, V1 हो, V2 हो, ये प्रोसेस हो, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या हो रहा है, सक्शन करेगा तो क्या होगा, कंप्रेशन करेगा तो क्या होगा। आई होप आप इन दोनों चीज़ों को रिलेट कर पा रहे होंगे, और अगर थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है तो वीडियो को एक दो बारी और देख लेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप इसको समझ गए। चलिए अब यहाँ पर ये समझते हैं कि TS डायग्राम क्या होता है, क्योंकि हम लोग इसके बारे में तो कई बारी पढ़े होते हैं, थोड़ा चीज़ें ध्यान भी होती हैं, हम कर भी लेते हैं, लेकिन ये TS डायग्राम हम लोग क्या करते हैं, बस सिंपल से ऐसे बना देते हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया जाता। लेकिन TS डायग्राम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको भी आपको समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए, तो देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से होता है, इससे 1 पॉइंट से होता है, ये तो सक्शन हो गया। ठीक है, टेम्परेचर कहाँ से बढ़ना स्टार्ट करेगा, इसी पॉइंट से। तो इसी पॉइंट के सामने आप हमेशा यहाँ पर पॉइंट लगाइए। ठीक है, इसको पहले बनाना बता रहे हैं किस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, इस पॉइंट के सीधे में आपको लगाना है। अब देखिए 1 से 2 क्या हो रहा था, 1 से 2 क्या हो रहा था, कंप्रेशन हो रहा था। 1 से 2 कंप्रेस हो रहा था, पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा था, कंप्रेस कर रहा था चार्ज को। तो टेम्परेचर क्या करेगा, बढ़ेगा। कहाँ तक बढ़ेगा, 1 से लेकर के 2 तक, मतलब जब यहाँ से लेकर के जब तक यहाँ पर पहुँच नहीं जाएगा तब तक ये क्या करेगा, टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। तो ये टेम्परेचर है, तो यानी कि इतना जो डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस ये बढ़ता रहेगा। तो इस पॉइंट से इतना डिस्टेंस हमको टेम्परेचर को राइज करना होगा। देखिए इतना, ठीक है, जहाँ तक 2 है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग स्केल लगा कर इसको कर लेंगे। ठीक है, लेकिन आप याद रखेंगे इसके इक्वल में ही रहना चाहिए, इसके इक्वल में ही रहना चाहिए। ठीक, तो ये टेम्परेचर का ये इधर होता है, इधर एंट्रोपी का होता है। तो ये टेम्परेचर राइज कर गया, ये 0.1 है, ये 0.2 हो गया। अब देखिए क्या है, इसके बाद है ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को यहाँ पर एक कर्व के थ्रू दिखाते हैं, ऐसे कर्व के थ्रू। और आप देखेंगे कि ये कहाँ हो रहा है, 2 से लेकर के 3 तक हो रहा है। ठीक है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन किस में हो रहा है, 2 से लेकर के 3 तक हो रहा है। तो आप 2 से लेकर के 3 तक ही इस चीज़ को बनाएंगे, यानी कि 3 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे आप यहाँ पर एक स्केल लगा कर देखेंगे कि इसके बराबर में ही एकदम रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि 3 से ऊपर चला जाए। और आप इस जब डायग्राम को बनाएंगे तो दोनों को साथ बनाया कीजिए। ठीक है, ऐसे अगल बगल। तो मान लीजिए कि 3 के हमारे सीध में है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसके बाद क्या है, इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा हो गया था, सॉरी प्रेशर तो बहुत ज़्यादा हो गया था, वॉल्यूम कम था। तो अब इसके बाद जैसे ही यहाँ पर पावर स्ट्रोक होगा, ये नीचे की तरफ आएगा और ये वॉल्यूम फिर से बढ़ेगा। जैसे ही नीचे आएगा तो जगह ज़्यादा होगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो कहाँ तक कम होगा, 4 तक। तो यानी कि टेम्परेचर भी कम होगा, जब प्रेशर कम होगा तो टेम्परेचर भी कम होगा, वहाँ का जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच का। तो कहाँ तक कम, 4 तक कम। तो 4 पॉइंट तक आप क्या करेंगे, टेम्परेचर को डाउन करेंगे। देखिए टेम्परेचर भी एकदम हाई है, 3 पे एकदम हाई होता है। कहाँ तक डाउन करेंगे, 4 पॉइंट तक। चलिए और थोड़ा सा लाइए यहाँ तक। ठीक है, 4 पॉइंट तक क्या करेंगे, टेम्परेचर को डाउन करेंगे। आ गया। आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखेंगे कौन किसके सीधे में आ रहा है कि नहीं आ रहा। उसके बाद फिर क्या है, फिर से ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पे क्या हो रहा है, हीट का रिजेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर फिर से क्या बनेगा, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए एक कर्व डायग्राम बनेगा। तो यानी कि हीट का एडिशन कहाँ पर हो रहा था, यहाँ पर हो रहा था, और हीट जो है बाहर कहाँ निकल रही थी, यहाँ पर निकल रही थी। ठीक है, ये आर, ठीक है, रिजेक्शन। तो इस तरीके से यहाँ पर कौन सा प्रोसेस, 4। आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, टीएस डायग्राम क्या होता है, और आपका पीवी और टीएस डायग्राम भी समझ गए होंगे। और इधर का जो हम लोग पढ़ते थे पहले, यानी कि सक्शन, कंप्रेशन, पावर स्ट्रोक, एग्जॉस्ट, इसको भी समझ गए होंगे। तो इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारी चीज़ों को समझिए, ताकि आपको एक दूसरे में रिलेशन समझ में आए कि किसमें क्या चीज़ें होती है। क्योंकि पूछा जाएगा, हम आपको बता दे रहे हैं पहले से ही, आपसे ये पूछ लिया जाएगा, बताओ वीसी कहाँ है पीवी डायग्राम में। चलो पहले कहेंगे चलो पीवी डायग्राम बनाओ, तो आप पीवी डायग्राम पहले बनाएंगे इस तरीके से ऑटो साइकिल का। इसके बाद आपसे कहेंगे इसमें वीसी का है, तो आप यहाँ पर बताना पड़ेगा कि ये वीसी है, क्लियरेंस वॉल्यूम है। ये आपका वीएस है, ठीक है, ये कंप्रेशन, ठीक है, ये हीट एडिशन, एक्सपेंशन, ठीक है, फिर से हीट रिजेक्शन। तो आपको ये सारी चीज़ पता होनी चाहिए, आप किस तरीके से करेंगे।
तो आई होप समझ गए होंगे। इसको थोड़ा सा इरेज करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग करेंगे इसकी इफिशियंसी निकालने का काम, है ना, यानी कि इसकी इफिशियंसी का डेरिवेशन करेंगे। तो इसको इरेज कर दे रहे हैं हम, फिर इसके बाद इसकी इफिशियंसी निकालते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम में बहुत बारी पूछी गई है और आगे भी पूछती ही जाएगी। और सही बताया तो कभी कभी तो वाइवा में एक पेज दे करके आपसे इफिशियंसी का भी फॉर्मूला प्रूव करवाया जाता है, बोला जाता है कि चलो इफिशियंसी का डेरिवेशन करके बताओ, तो आपको वहाँ पर करना होगा। चलिए तो ये डायग्राम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से इसको छोड़ दिए। तो देखिए इफिशियंसी किसकी निकालनी है हमको, ऑटो साइकिल की। तो इफिशियंसी का ये साइन होता है। इसके बाद ऑटो साइकिल की निकालनी है, तो हमने लिख दिया ऑटो, कितना अच्छा नाम है ऑटो, ठीक है। तो देखिए किसी भी चीज़ की इफिशियंसी निकालने के लिए, किसी भी चीज़ की इफिशियंसी होगी, किसी भी चीज़ की, उसके लिए हमको केवल एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, दैट इज आउटपुट अपॉन इनपुट। मतलब हमने कितना दिया और हमको कितना मिला, यही क्या होता है, इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है। जितना हमको मिला और जितना हमने दिया था उनका रेशियो निकाल लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इफिशियंसी आ जाएगी। इसी तरीके से इफिशियंसी निकलती है। तो चलिए हमने कितना दिया था और हमको क्या मिला था उसको भी लिखते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही केयरफुली समझिएगा। अब आपको ये चीज़ का ये लगेगा कि अगर ये चीज़ें ना समझे होते तो हमको ये जो डेरिवेशन है ये रटना पड़ता, लेकिन अब नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आपने इन चीज़ों को समझ लिया है। तो देखिए आउटपुट का मतलब, आउटपुट में हमको क्या मिला, आउटपुट में हमको मिला वर्क, मैकेनिकल वर्क। भाई इंजन ने काम किया, इंजन को हमने हीट दी, यानी कि हमने तो पेट्रोल दिया, वैसे वो बाद में हीट में कन्वर्ट हुआ, तो एक्चुअली में हमने हीट मान लीजिए कि दी। तो हीट हमने दी और वो बाद में मैकेनिकल पावर के रूप में हमारे पास आया और वो हमारे पहियों को, ठीक है, जो भी हम यूज करना चाहते हैं, पहिया चलाना चाहते हैं, गाड़ी चलाना चाहते हैं, इंजन से कुछ भी करना चाहते हैं, उसने किया। तो सीधे सीधे हमको क्या मिला, हमको क्या मिला, वर्क मिला। क्या मिला, वर्क मिला। लेकिन आप ये समझिए कि किस चीज़ का वर्क मिला। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये क्या है, QS है, यानी कि हीट की सप्लाई की जा रही है। तो हीट की सप्लाई, मान लीजिए कि इतनी हीट थी, हमने यहाँ पर सप्लाई किया और यहाँ पर आई, ठीक है, इधर कुछ खत्म हुआ और खत्म होकर किस में चेंज हुआ, वर्क में चेंज हुआ। जो हीट बची वो थोड़ी सी मान लीजिए बची, वो निकल गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो Q, यहाँ पर हम लिख देते हैं, आउटपुट में हमको क्या मिला था, वर्क डन मिला था, ठीक है। और इनपुट में हम क्या दिए थे, हीट दिए थे, हीट सप्लाई किए थे, ठीक है। इसको भी आपको लिखना जरूरी है। तो ये हो गया। अब इसके बाद आप समझिए हमको वर्क डन कैसे मिला, क्योंकि वर्क डन निकालना पड़ेगा, फिर हीट सप्लाई निकालनी पड़ेगी। तो वर्क हमको कैसे मिला, तो हमने आपको बताया कि मान लीजिए कि इतनी हीट, ठीक है, इतना हीट थी, हमने यहाँ पर दिया स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद यहाँ पर गया, ये आगे इस प्रोसेस में यहाँ पर हीट का कुछ ना कुछ यूटिलाइज हुआ और वो हमारी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, और जो हीट मान लीजिए थोड़ी सी बची वो बाहर निकल गई। तो कहने का मतलब ये है कि हमने इतनी ढेर सारी हीट दी, सप्लाई की, वो दो फॉर्म में कन्वर्ट हुई। एक हमारे वर्क डन के फॉर्म में, WD यानी कि वर्क डन, और प्लस किसके फॉर्म में, QR के फॉर्म में, यानी कि हीट जो थोड़ी बहुत बची वो रिजेक्ट हो गई, बाहर चली गई। तो अगर हम वर्क डन निकालना चाहते हैं तो इसको इधर लाएंगे, तो फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, वर्क डन इक्वल बनेगा QS माइनस QR, ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। चलिए इसको याद रखिए, वहां पर लिखेंगे इसको। चलिए तो वर्क डन का हमारे पास फॉर्मूला क्या बना, यहाँ पर बना QS माइनस QR और यहाँ पर अपॉन में QS मतलब हीट सप्लाई तो हमने QS ही दी थी, तो इस वजह से यहाँ पर QS, ठीक है। इस चीज़ को समझिए, अगर नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा सा हम ऐसे कर दे रहे हैं, इसको शायद दिख जाए, बोल रहे हैं आप सुन सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला होगा, यानी कि अगर हमको अब दो चीज़ पता चल जाए, एक पता चल जाए QS और एक पता चल जाए QR, तो हम इसके जो इफिशियंसी का फॉर्मूला है उसको निकाल सकते हैं। तो चलिए QS और QR क्या होता है उसकी भी खोज करते हैं। भैया इंजीनियर हम लोग हैं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, जुगाड़ पानी, है ना। तो QS क्या होता है, QS समझने के लिए आपको Q को समझना होगा। किसको समझना होगा, Q को समझना होगा। Q क्या होता है, हीट होती है, मतलब किसी भी एनर्जी में हीट जब हम लोग देते हैं तो उसका फॉर्मूला Q से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, आप देख सकते हैं, Q इक्वल M इंटू CV इंटू डेल्टा T, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। कैसे, ये M जो होता है ये मास होता है, और जो CV होती है ये क्या होती है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। आप देख लीजिए कांस्टेंट वॉल्यूम। और ये T क्या होता है, डेल्टा T, डेल्टा T का मतलब है टेम्परेचर का डिफरेंस। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिए, मान लीजिए कि हमारे पास ये एक मार्कर है, ठीक है।
अब इस मार्कर का अभी रूम के टेम्परेचर के हिसाब से मान लीजिए कि इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस। अब हम क्या करना चाहते हैं, इसके टेम्परेचर को, इस मार्कर के टेम्परेचर को बढ़ाना चाहते हैं। कितना बढ़ाना चाहते हैं? 1 डिग्री बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, 26 डिग्री सेल्सियस करना चाहते हैं इसके टेम्परेचर को। तो टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको थोड़ा बहुत गर्म करना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी। तो जितना हीट दे करके हम इसके 1 डिग्री को बढ़ाएंगे, 1 डिग्री सेल्सियस को बढ़ाएंगे, वो क्या होगी? इसकी स्पेसिफिक हीट होगी। स्पेसिफिक हीट हर चीज के लिए अलग अलग होती है, ये इसकी स्पेसिफिक हीट होगी जितना ये हीट लेगी। अगर कोई दूसरी चीज है, मान लीजिए कि हमारे पास ये कपड़ा है, ठीक है, साफ करने का, तो अगर हमको मान लीजिए कि इसका टेम्परेचर भी 20 डिग्री सेल्सियस है, 21 करना है, 1 डिग्री इंक्रीज करना है, तो इसमें जितनी हीट देंगे वो इसकी स्पेसिफिक हीट होगी। तो हर की अलग अलग होती है। तो यहाँ पर गैस है, चार्ज है, तो उसका अलग होगा, ठीक है। तो ये CV से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा टी क्या होता है? जैसे कि टेम्परेचर पहले कितना था और बाद में कितना हुआ, ठीक है, तो उससे हम लोग क्या निकाल लेंगे? हीट निकाल लेंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इतना भी इसको बहुत डीपली नहीं घुसना है कि कंफ्यूज हो जाए और सारी चीज़ें भूल जाए। तो आप समझ गए हैं QS और QR क्या होता है। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं Q, और इसको थोड़ा सा सॉल्व अगर आप करेंगे तो QS से QS कट कर 1, और यहाँ पर क्या जाएगा? QR इक्वल QS, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए, अब हमको क्या चाहिए? हमको QR और QS चाहिए। दोनों चीजें मिल चुकी हैं। क्या है? 1 माइनस QR, हमारे पास क्या था? MCV। अब देखिए ध्यान से, QR क्या था? इसके लिए आपको TS डायग्राम को समझना होगा। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा TS डायग्राम बना देते हैं। यहाँ पर कहाँ पर बना दिया जाए? चलिए यहीं पे बना देते हैं, आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा। ये छोटा सा TS डायग्राम आपका किस तरीके से था? इस तरीके से था। यहाँ पर ऐसे प्रोसेस, और यहाँ पर इस तरीके से। यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर क्या था? 3 था, यहाँ पर 4 था, ठीक है। तो इस तरीके से आपका था। अब आप देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? QR, यानी कि जो हीट है वो रिलीज हो रही है। तो ये किस में हो रही है? Q का एडिशन कहाँ हो रहा था? यहाँ हो रहा था। Q सप्लाई यहाँ पर हो रही थी, और Q जो निकल रही थी, हीट जो निकल रही थी वो यहाँ हो रही थी। QR यहाँ पर हो रहा था। यानी कि जो एडिशन हो रहा था वो 2 और 3 के बीच हो रहा था, और जो रिलीज हो रही थी, रिजेक्ट हो रही थी बाहर हीट, वो किस में हो रही थी? 1 और 2 के प्रोसेस के बीच में हो रही थी। तो सॉरी 1 और 4 के बीच में हो रही थी। तो 1 और 4 का मतलब यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा किस में है? 4 पे ज़्यादा होगा। यहाँ पर T होता ना, T, तो यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, यहाँ पर कम होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? लिखेंगे T4 माइनस T1, ठीक है। ज़्यादा टेम्परेचर में से कम वाले को माइनस करेंगे, ऐसा आपको लिखना है। इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा QS। तो MCV तो सेम रहेगा, टेम्परेचर में डिफरेंस है। तो जो हम सप्लाई दे रहे हैं किस में दे रहे हैं? किस प्रोसेस में दे रहे हैं? यहाँ पर दे रहे हैं 2 और 3 के बीच दे रहे हैं। तो 2 और 3 में टेम्परेचर किसका ज़्यादा है? 3 का। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? T3 माइनस T2। आपको इस चीज़ को रटना नहीं है कि किसको पहले रखना है किसको बाद में। बच्चे रट लेते कि पहले 4 माइनस 1 होगा, 2 माइनस 3 होगा, भूल के जाते हैं एग्जाम में, है ना। एग्जाम में जाते हैं, भूल जाते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर 1 माइनस 4, फिर समझ नहीं आता अरे यार ये फार्मूला क्यों नहीं डिराइव हो रहा है, यहाँ का उल्टा का सीधा लिख देंगे। इस चीज़ को आप समझ लीजिए ना कि हमेशा जो टेम्परेचर ज़्यादा है उसको क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे, और जिसका कम है उसको बाद में। और आप कैसे जानेंगे कि 4 और 1 साथ में रहेगा, 2 और 3 साथ में रहेगा? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हीट रिजेक्शन है। तो हीट रिजेक्शन कहाँ पर हो रहा था? यहीं पे तो हो रहा था, 1 और 4 पे। आपको ये डायग्राम माइंड में होना चाहिए ना, नहीं है तो सीधे बना लीजिए तुरंत। तो 1 और 4 पे हो रहा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 और 4 पे हो रहा है। तो इसमें टेम्परेचर किस में ज़्यादा है? टेम्परेचर किस में ज़्यादा है? जिसमें प्रेशर ज़्यादा होगा। तो प्रेशर देखिए 4 पे ज़्यादा है, तो यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो 4 को हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, ये हीट रिजेक्शन का है। इसके बाद यहाँ पर कम है तो इसको माइनस में लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर आए हीट सप्लाई में, इसमें प्रेशर किस में ज़्यादा है? 3 पे ज़्यादा है, तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। तो हमने 3 को पहले लिखा, 2 को बाद में लिख दिया। ऐसे आप समझ सकते हैं, आपको याद नहीं करना है, रटना नहीं है कि नहीं पहले 3 आएगा, पहले 2 आएगा, पहले हाई होगी, ठीक है, ये सब नहीं करना। चलिए अब इसके बाद इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो ये सब कट जाएंगे, ठीक है। क्या बचेगा? 1 माइनस T4 माइनस T1, और यहाँ पर T3 माइनस T2, ठीक है, ये बचेगा। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। यानी कि अगर हम T4, T3 और T2 को निकाल लेते हैं, क्या क्या करते आ रहे हैं? पहले इनपुट आउटपुट था तो वर्क डन वर्क सप्लाई निकालना पड़ा, QS QR आया उसको निकाल लिए, फिर T आ गया, है ना, बंद नहीं होने वाला है, चलते रहना, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो एक बार और है, तो ये क्या हुआ? अगर हम T4, T3 और T2 को निकाल लेते हैं T1 के फॉर्म में, तो हम इस चीज़ को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम किसको निकालते हैं? T2 को निकालते हैं।
तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फॉर द वैल्यू ऑफ T2, ऐसे आप लिख सकते हैं T2 की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से देखिए, अब देखिए T2 कहाँ है, यहाँ पर है। तो T2 को निकालने के दो तरीके, दो, कौन कौन से, या तो हम इस प्रोसेस का इस्तेमाल करें, यानी कि 1 से 2 के बीच कोई प्रोसेस है, अब प्रोसेस है तो कोई ना कोई रिलेशन होगा, यानी कि T1 से T2 जब T1 से T2 हमारा प्रोसेस गया, यहाँ से यहाँ गया, तो किसी प्रोसेस के थ्रू गया होगा, और हर एक प्रोसेस का कुछ ना कुछ फॉर्मूला होता है। तो इसके वजह से यानी कि T1 और T2 के बीच कुछ ना कुछ तो रिलेशन है। और देखिए 2 यहाँ पर, यानी कि जो ये P है ना, तो ये 2 और 3 जो प्रोसेस है, 2 से लेकर के 3 तक का जो प्रोसेस है, इसके बीच क्या भी एक रिलेशन है। यानी कि अगर हम 2 और 3 का यूज करें तब भी हम 2 को निकाल सकते हैं, और अगर 2 और 1 का यूज करें तब भी हम 2 को निकाल सकते हैं। लेकिन हमको 3 तो पता नहीं है, तो 1 तो लेकिन पता है, T1 तो है। तो इसमें क्या करेंगे, इस प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन का यूज करेंगे। तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन में क्या होता है, तो देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला कुछ विद्वान लोगों ने बनाया है। क्या बनाया है, क्या फॉर्मूला बनाया है, यहाँ पर ये ज़्यादा है, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे T2, इसको कहेंगे T1, इक्वल में अभी आपको समझाते ये चीज़ें क्या है। यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर गामा माइनस 1, ठीक है। तो देखिए आपने ये चीज़ तो अभी समझा कि अगर हम वॉल्यूम को कम करेंगे, जैसे कि इतना वॉल्यूम था, है ना, हमने इसको दबाते गए वॉल्यूम कम कर रहे हैं, जब दबाते जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, प्रेशर तो बढ़ेगा, ये तो आपको पता। और वॉल्यूम अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो प्रेशर कम होगा और टेम्परेचर भी कम होगा। तो ये चीज़ तो हमने देखा कि अगर वॉल्यूम को कम करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम को ज़्यादा करते हैं तो टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा। लेकिन किस रेट से घटेगा ये हमको नहीं पता, तो इसका कैलकुलेशन पहले से कर करके एक फॉर्मूला बना दिया गया। कौन सा फॉर्मूला, दिस इज अ फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये टेम्परेचर T2 है, ठीक है, जो कि हाई टेम्परेचर होता है, और यहाँ पर लो टेम्परेचर, और उसके अपोजिट में ये वॉल्यूम इससे इसी तरीके से रिलेटेड है, जिसमें ये गामा होता है, गामा -1। गामा क्या होता है, हर एक चीज़ के लिए अलग होता है, गैसेस के लिए होता है, जैसे कि एयर के लिए क्या होगा 1.4 इसका वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये रिलेशन बना दिया गया, ये एक फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लीजिए, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, दिस इक्वेशन, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है, तो इसी फॉर्मूले का यूज करके हमको इसके T2 को निकालना है। तो देखिए T2 यहाँ पर है, T1 यहाँ पर है। अब आप सोचेंगे T2 यहाँ पर कैसे लिख दिए, फिर से आप देखिए, यहाँ पर प्रेशर क्या ज़्यादा है, यहाँ पर प्रेशर कम है, तो प्रेशर जिसमें ज़्यादा होगा उसको हम ऊपर लिखेंगे, जिसमें प्रेशर कम होगा उसको नीचे लिखेंगे। फिर उसके बाद वॉल्यूम का होगा तो वॉल्यूम हम उल्टा करके यहाँ पर ये गामा -1 लगा देंगे, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा फॉर्मूला है याद करने के लिए। अब इसके बाद क्या करते हैं, अब इसके बाद आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अब हम TS डायग्राम को इरेज करेंगे, इस चीज़ को इरेज करेंगे, अब इसका काम हो चुका है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो वॉल्यूम 1 है, V1 है, V1 का मतलब क्या हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू, और V2 की मतलब क्या हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू। देखिए ये V2 है, ये V2, इतना सा V2, यानी कि ये टोटल वॉल्यूम क्या है, ये टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। और अपॉन में क्या है, ये देखिए अपॉन, और ये क्या है V2, V2 का मतलब क्या होता है, क्लियरेंस वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्लियरेंस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और क्लियरेंस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कंप्रेशन रेशियो। क्या कहते हैं, कंप्रेशन रेशियो। इसको किससे डिनोट करते हैं, R से डिनोट करते हैं, इसको कहते हैं कंप्रेशन रेशियो। आप इस चीज को याद रखेंगे कि टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम को हम लोग क्या कहते हैं कंप्रेशन रेशियो, R से डिनोट करते हैं। यानी कि ये चीज जो अंदर लिखी हुई है ये क्या है, टोटल वॉल्यूम है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक V1 की वैल्यू है, ये टोटल V1 की वैल्यू है। V2 की वैल्यू क्या है, ये क्लियरेंस वाली वैल्यू है। तो यानी कि इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज को लिख सकते हैं R की पावर गामा -1। बात सही है, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक। अब इसको हम लोग क्या थोड़ा सा और सिंपलीफाई करके लिखना चाहेंगे अच्छे से एक जगह, और अगर इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे तो यहाँ पर हम मतलब इस चीज़ को अगर हटाएंगे तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि T2 और T1
इक्वल क्या हो जाएगा, आर की पावर गामा माइनस 1। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, यहाँ पर आप एरो लगा दीजिए इसे इस तरीके से, T2/T1 इक्वल आर की पावर गामा माइनस 1। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया इक्वेशन नंबर, ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड को भी आप देखिए, हमारा T2 और T1 ठीक है का रिलेशन मिल चुका है। अब इसके बाद हमको चाहिए T3 और T4 का रिलेशन। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर जगह बनाएंगे, इसको आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए इसको लिखा रहने देंगे उधर किनारे में, यहाँ पर थोड़ी सी जगह ऐसे बना दीजिए। अब क्या करेंगे, इसके लिए हम फॉर द वैल्यू ऑफ T3 एंड T4, तो T3 और T4 की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, इसके लिए अब फिर से आप देखिए T3 और T4, क्योंकि हमको दोनों की वैल्यू निकालना है, तो इसी के बीच के प्रोसेस को ले लेंगे। तो इसके बीच का प्रोसेस क्या है, फिर से आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है, यानी कि फॉर्मूला हमारा सेम बनेगा। जो हमारा फॉर्मूला अभी बनाया था, यहाँ पर क्या था, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस ही था, तो उसका फॉर्मूला क्या था, उसका फॉर्मूला हमारा बना था T2/T1 इक्वल आर की पावर गामा माइनस 1, ये बना। तो उसी तरीके से ये जो प्रोसेस है, ये भी तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, बस में एक्सपेंशन है, उससे हमसे मतलब नहीं है। तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ पे है, 3 पे है, तो हम क्या लिखेंगे T3/T4। ठीक है, जो टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसको ऊपर। अब ज़्यादा कैसे जाने, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है तो टेम्परेचर ऑलरेडी ज़्यादा होगा। इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा V4/V3 की पावर गामा माइनस 1। अब आप देख सकते हैं कि जो V4 है V1 के बराबर है, और जो V3 है V2 के बराबर है। यानी कि यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, V1 लिख सकते हैं, और यहाँ पर हम V2 लिख सकते हैं। और V1 और V2 को हम क्या लिख सकते हैं, V1 और V2 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं R। तो यहाँ पर पूरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, T3/T4 इक्वल आर की पावर गामा माइनस 1। यानी कि ये भी आर की पावर गामा माइनस 1 के बराबर है, और ये भी आर की पावर गामा माइनस 1 के बराबर है। तो यानी कि इसको क्या कहेंगे, इक्वेशन नंबर 3 कह देंगे। इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद इक्वेशन नंबर 2 और 3 से क्या कह सकते हैं, ये और ये तीनों क्या है, बराबर है। कैसे लिखते हैं इसको, फिर उसके बाद बहुत ही जल्दी इफिशियंसी आने वाली है। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। तो 2 एंड 3 से क्या होगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि T2/T1 इक्वल T3/T4 इक्वल आर की पावर गामा माइनस 1। ठीक है, तो ये इसके बीच का रिलेशन हुआ। अब यहाँ पर आप देखिए, हमको क्या निकालना है, अगर हमको T2 निकालना होगा तो हम T1 को उधर भेज देंगे, हमारा निकल जाएगा। लेकिन वो तो हमारा निकल चुका है, आ भी चुका है। हमको क्या चाहिए, T3 और T4 चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, अगर हम T3 निकालना चाहेंगे तो T4 को उधर भेजना पड़ेगा। ठीक है, इसको इधर भेजना, मान लीजिए कि नहीं है तो इसको इधर भेजना पड़ेगा। तो फिर से तो T4 रहेगा, T4 की वैल्यू भी नहीं पता, तो T3 से मतलब नहीं। तो इसको थोड़ा सा इंटरचेंज करेंगे, यानी कि T4 को इधर भेजेंगे, T2 को इधर। तो क्या आएगा, यहाँ पे लिखेंगे T4/T1। ठीक है, इसको यहाँ भेज दे रहे हैं या इसको यहाँ, तो इससे क्या होगा, इससे हमारी वैल्यू आना आसान हो जाएगी। तो ये T2 यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा आर की पावर गामा माइनस 1। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अब क्या कर सकते हैं, हम T3 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं और T4 की भी निकाल सकते हैं। कैसे, मान लीजिए कि सबसे पहले हम T3 की निकालें, तो हम यहाँ पर दोनों वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। सबसे पहले किसकी निकालेंगे, T3 की। तो T3 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे, तो मान लीजिए कि ये नहीं है, क्योंकि इक्वल में है, ये इक्वल में, तो हम एक को हटा सकते हैं ना, ये तो हटा सकते हैं, क्योंकि हम इन दोनों को ले सकते हैं। तो क्या करेंगे, T2 को उधर भेजेंगे, तो यहाँ पर बनेगा क्या, T2 और आर की पावर गामा माइनस 1। अब मान लीजिए कि ये टर्म नहीं है, ये इसके इक्वल है डायरेक्ट। ठीक है, बीच का हटा दीजिए, तो ये T1 जो है इधर चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, T4 का वैल्यू क्या बनेगी, T4 की वैल्यू आएगी, T1 इधर जाएगा तो T1 और ब्रैकेट में R गामा माइनस 1। तो ये T3 की वैल्यू आ गई, ये T4 की आ गई। आई होप आप इसको समझ भी गए होंगे। इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, थोड़ी जगह कम है इस वजह से ये इरेज करना पड़ रहा है बार बार। चलिए, अब बस वैल्यू आने ही वाली है, बहुत ही कम समय बचा है। अब देखिए, हम वैल्यू पुट अप करते हैं। इसमें क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ T3 एंड T4
इन इक्वेशन 1, ठीक, कॉमा करके वी गेट हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कि 1 माइनस T4 की जगह आपको क्या रखना है, T4 की जगह आपको ये रखना है T1 R की पावर गामा माइनस 1 माइनस T1। फिर T3 के जगह आपको क्या रखना है, यहाँ पर रखना T2 R की पावर गामा माइनस 1 T2, ठीक है। अब इसके बाद आप देख रहे हैं T1 यहाँ पर है, T2 यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस T1 को हमने कॉमन ले लिया, और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा ब्रैकेट के अंदर एक ब्रैकेट के अंदर R की पावर गामा माइनस 1, और यहाँ पर क्या T2 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, R की पावर गामा माइनस 1, ये दोनों सेम है तो ये दोनों कट जाएगा। यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर आएगा 1 माइनस T1 अपॉन T2, क्या आया, 1 माइनस T1 अपॉन T2, ये हमारे पास आ गया। अब ध्यान से देखिए, इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पर जगह बनाते हैं, ये चीज़, ठीक, ऐसे, तो ये हमारे पास आ गया है। अब देखिए इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन T2 अपॉन T1। कैसे, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए जो T2 है और जो T1 है, इसके बीच रिलेशन हमने देखा था जब हमने ये प्रोसेस देखा था, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा ठीक करने के लिए, क्योंकि T1 अपॉन T2 तो नहीं बन पाएगा, लेकिन T2 अपॉन T1 का फॉर्मूला हमारे पास है, तो हमने इसको नीचे कर दिया। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही चीज़ आएगी, देखिए T1 ऊपर चला जाएगा, T2 यहीं रह जाएगा, बनेगा वही, लेकिन फॉर्मूला हमारे पास बन गया। तो T2 अपॉन T1 का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, याद कीजिए, यहाँ पर लिख देते हैं, T2 अपॉन T1 का फॉर्मूला हमारे पास था V1 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस 1, यही फॉर्मूला था, हमने आपको बताया आइसेंट्रोपिक प्रोसेस का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, V1 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस 1, और V1 अपॉन V2 को क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं, कंप्रेशन रेशियो, क्योंकि ये टोटल वॉल्यूम है, ये क्लियरेंस वॉल्यूम है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं R, और यहाँ पर आएगा गामा माइनस 1। यानी कि सीधे सीधे हम इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, सीधे सीधे हम इस चीज़ को लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन R की पावर गामा माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर ये गामा बहुत छोटा सा हो गया, थोड़ा आप क्वालिटी को ठीक कर लीजिए आपको ताकि दिखे, गामा माइनस 1, ठीक। आपको यहाँ पर फिर से इरेज, इसको आप स्क्रीनशॉट एक बार कर लीजिए, फिर आपको इरेज करके उसको अच्छे से बड़ा सा लिख देते हैं। चलिए, तो इसकी इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या बना, इसकी इफिशियंसी का फॉर्मूला बना, ऑटो साइकिल की इफिशियंसी का फॉर्मूला बना 1 माइनस 1 अपॉन R की पावर गामा माइनस 1, ये इसकी इफिशियंसी का फॉर्मूला बना, ठीक है। आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि कहाँ से आया, किस तरीके से आया। आप एक एक चीज़ को फॉलो करते जाएंगे तो आपको समझ आएगा, और आपको वहाँ पर ये नहीं याद करना है कि कब T3 लेना है, कब T2 लेना है, आपको सारा कुछ इन चीज़ों में दिख जाएगा। जो आपका पीवी डायग्राम है या फिर TS डायग्राम है, आपको उनको अच्छे से समझना है कि किसका क्या मतलब होता है। अगर आप यही नहीं समझेंगे कि ये इक्वल क्यों है, ये VC क्या है, VS क्या है, ठीक है, अभी TS डायग्राम में T2 क्या है, T3 क्या है, ठीक है, किसका टेम्परेचर ज़्यादा है, किसका कम है, तो आप यहाँ पर रटने की कोशिश करेंगे, जो कि आपसे हो तो जाएगा लेकिन आपके काम नहीं आएगा। तो आई होप आप इसको बहुत अच्छे से समझे होंगे, इसके डेरिवेशन को भी, और जो हमने आपको यहाँ पर इसका रिलेशन बताया, और आपको पूरी तरीके से एक एक बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है ये है मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑफ ऑटो साइकिल के लिए। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक पीवी डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक हम छोटा सा पीवी डायग्राम यहाँ पर बना लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। ये हमारा है एक पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम का क्या मतलब होता है, पीवी डायग्राम का मतलब होता है प्रेशर और वॉल्यूम का डायग्राम। मतलब इस डायग्राम में हम ये देखते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम किस तरीके से चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 प्रोसेस, और यहाँ पर 4, ठीक है। इस तरीके से जो है ये पूरा हमारा पीवी डायग्राम बनता है, ठीक। ऐसे करके आपको ये चीज़ें बनानी, और आप जब भी आप डेरिवेशन करेंगे तो इस चीज़ को जरूर बनाएंगे। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, देखिए ये क्या है, ये इधर वॉल्यूम होता है और इधर क्या होता है, प्रेशर होता है। तो
तो ये वॉल्यूम यहाँ पर जो है वही वॉल्यूम यहाँ पर है, तो इसको हम कह सकते हैं कि V2 इक्वल V3। जो यहाँ पे वॉल्यूम है वही सेम वॉल्यूम यहाँ पर है, तो हम कह सकते हैं कि V1 इक्वल V4। ये सारा कुछ पिछली वीडियो में हमने बताया था, आप देख सकते हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है, ऐसे चलता है इस तरीके से ये प्रोसेस, ठीक। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास। अब देखिए, आपको इसमें कुछ टर्म्स को समझना जरूरी है, यानी कि मीन इफेक्टिव प्रेशर के डेरिवेशन को करने से पहले आपको कुछ टर्म को समझना जरूरी है, जो आपको इसके डेरिवेशन करने में हेल्प करेंगे। कौन कौन से यहाँ पर टर्म है? सबसे पहले है वॉल्यूम का टर्म। कैसा टर्म? देखिए, जो V1 अपॉन V2 होता है, इसको हम लोग कहते हैं R। R का मतलब क्या होता है? कंप्रेशन रेशियो। देखिए, ये यहाँ से लेकर के जो डिस्टेंस होती है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, यानी कि जो वॉल्यूम होता है, ये होता है किसी भी सिलेंडर का टोटल वॉल्यूम, ठीक है, यानी कि सिलेंडर में कितनी जगह है अंदर की तरफ। और ये जो वॉल्यूम होता है थोड़ा सा, ये होता है क्लियरेंस वॉल्यूम, यानी कि जो पिस्टन होता है, जैसे मान लीजिए कि ऐसे सिलेंडर है, ऐसे सिलेंडर है, ठीक है, तो पिस्टन यहीं तक जाता है। ये मान लीजिए कि पिस्टन है, ठीक, ये पिस्टन है मान लीजिए, तो पिस्टन यहीं तक जाता है, ऊपर कुछ जगह खाली रहती है, तो जो जगह खाली रहती है वो ये इस वॉल्यूम को डिनोट करता है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम को हम लोग क्या कहते हैं? कंप्रेशन रेशियो कहते हैं। तो इसको हम लोग R से डिनोट करते हैं, तो ये एक रिलेशन होता है वॉल्यूम के बीच में, ठीक है, V1 अपॉन V2 इक्वल R। वही चीज इधर होती है। अब देखिए, जो V1 है इसको हम लोग V4 लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर हम लोग एक चीज और कर सकते हैं, V1 के इक्वल में क्या रख सकते हैं? V4, और V2 के इक्वल में क्या रख सकते हैं? V3। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? V1 अपॉन V2 इक्वल V4 अपॉन V3, और इक्वल में क्या रख सकते हैं? R रख सकते हैं, कंप्रेशन रेशियो। बात समझ आ रही है? चलिए, ये हो गया पहला रिलेशन, जो कि वॉल्यूम के लिए है। उसके बाद रिलेशन किसका है? प्रेशर के लिए। तो देखिए, प्रेशर यहाँ प्रेशर कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है? प्रेशर यहाँ पर हमारा P2 था, फिर यहाँ से ये P3 हो जा रहा है, ठीक है, P2 था फिर P3, यहाँ पे 4 था, फिर से 4 से क्या हो जा रहा है? 1 हो जा रहा है, यानी कि P4 था, P4 से P1 हो जा रहा है। तो इनके बीच क्या रिलेशन होता है? तो इसके लिए क्या होता है? फॉर्मूला होता है, इसको आप एक ब्रैकेट में बना दीजिए ताकि आप इसको याद रखें, ठीक है। इस रिलेशन को आप लिख लीजिए, और ये हर जगह काम आएंगे, ऐसा नहीं कि केवल इसी डेरिवेशन में, हर जगह काम आते रहेंगे। इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद देखिए, प्रेशर P3 है, तो आप P3 को ऊपर रखेंगे, ठीक है, हाई प्रेशर अपॉन लो प्रेशर, तो P3 अपॉन P2। तो P3 अपॉन P2 क्या होता है? अब P3 अपॉन P2 जो होता है वही होता है हमारा P4 अपॉन P1, और इसको हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं RP। RP क्या होता है? जैसे कि यहाँ पर ये जैसे यहाँ पर ये कंप्रेशन रेशियो है, उसी तरीके से ये क्या है? प्रेशर रेशियो होता है, ठीक है। RP से इसको डिनोट करते हैं, तो ये भी एक फॉर्मूला होता है, इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक, क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग अभी करेंगे तो वहाँ पर आपको इसका इस्तेमाल करना होगा, इसका यूज करना होगा। इसके बाद थर्ड रिलेशन क्या है? देखिए, हमने वॉल्यूम के लिए रिलेशन निकाल लिया, हमने प्रेशर के लिए रिलेशन निकाल लिया, लेकिन हमको क्या करना है? वॉल्यूम और प्रेशर दोनों के बीच क्या रिलेशन होता है उसको फाइंड आउट करना है। तो वो कहाँ पर होगा? वो 1 से लेकर के 2 प्रोसेस और 3 से लेकर के 4 प्रोसेस में होगा। तो क्या होगा? देखिए, जब यहाँ पर ये इंक्रीज करता है, ठीक है, यहाँ पर एक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है, तो इसमें जो फॉर्मूला बनता है वो होता है P2 अपॉन P1, यानी कि हाई प्रेशर अपॉन लो प्रेशर। फिर से इसके बाद क्या आएगा? यहाँ पर आएगा V1 अपॉन V2, और इसकी पावर क्या लगेगी? इसकी पावर लगेगी गामा, इसकी पावर क्या लगेगी? गामा। और उसी तरीके से एक रिलेशन और बनता है इधर के लिए, यानी कि 3 से 4 जब प्रोसेस होता है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, ये एक्सपेंशन प्रोसेस होता है, ये कंप्रेशन होता है। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर बनता है P3 अपॉन P4, ठीक है, हाई प्रेशर अपॉन लो प्रेशर, और यहाँ पर जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनेगा? V4 अपॉन, ध्यान से देखिए, V4 अपॉन क्या आएगा? V3, V4 अपॉन V3 की पावर R, ठीक है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाना चाहेंगे, सॉल्व करना चाहेंगे, क्योंकि सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। V1 अपॉन V2 को हम लोग क्या कहते हैं? V1 अपॉन V2 को R कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? R लिख सकते हैं, देखिए R लिख सकते हैं। और हम V4 अपॉन V3 को क्या कहते हैं? इसको भी R ही कहते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या लिख सकते हैं? R लिख सकते हैं,
ठीक है, आर लिख सकते हैं, यानी कि ये जो है वही चीज ये है। तो एक तरीके से इन तीनों को हम क्या लिख सकते हैं, सेम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं देखिए, यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे P2 अपॉन P1 इक्वल P3 अपॉन P4 इक्वल R की पावर गामा, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, इनके बीच का रिलेशन हो गया। तो आप इन तीनों फॉर्मूलों को अगर आप याद रखेंगे तो आपके लिए इस डेरिवेशन को समझना और करना बहुत ही आसान होगा। देखिए, जब डेरिवेशन बहुत लोगों ने हमने देखा वो कराते हैं तो बस ये बता देंगे कि किस तरीके से आता है, बस ये फॉर्मूला होता है, इसको याद कर लो, इसको लिख दिया करो, लेकिन ये नहीं समझाते कि क्या होता है कंप्रेशन रेशियो, ये कहाँ से आता है, ठीक है, और ये रिलेशन कहाँ से आ गया। तो इसको आप समझिए, इसी वजह से यहाँ पर हमने इसको अच्छे से बना करके रख दिया। अब यहाँ पर इधर काफ़ी जगह खाली है, अब यहाँ पर हम लोग डेरिवेशन करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो चलिए सबसे पहले हम MEP का फॉर्मूला देखते हैं कि मीन इफेक्टिव प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए, MEP बराबर होता है, यानी कि मीन इफेक्टिव प्रेशर अगर हम किसी चीज का निकालते हैं MEP, तो इसका फॉर्मूला होता है वर्क डन, जितना हमारा वर्क होता है वर्क डन अपॉन स्ट्रोक वॉल्यूम, यानी कि एक स्ट्रोक में कितना वॉल्यूम होता है, यानी कि इस वॉल्यूम की बात की जा रही है। यहाँ तक का जितना वॉल्यूम होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितना वॉल्यूम होगा, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। और वर्क डन, यानी कि इस प्रोसेस में होने में कितना हमको वर्क मिला, उसको हम लोग कहते हैं वर्क डन। तो अगर हमको मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑटो साइकिल के लिए निकालना है तो हमको ऑटो साइकिल का पहले वर्क डन निकालना होगा और फिर हमको ऑटो साइकिल का ही वॉल्यूम निकालना होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम निकालना होगा। आई होप आप इतना तो समझ गए होंगे इधर का फॉर्मूला और इस चीज के फॉर्मूले को। यानी कि अब हमारा काम ये रह गया है कि हमको वर्क डन निकालना है और उसके बाद स्ट्रोक वॉल्यूम निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्क डन निकालना, इसको यहाँ पर लिखा रहने देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर वर्क डन निकालेंगे, तो लिखेंगे वर्क डन या फिर लिख दीजिए द कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, या फिर कैलकुलेटिंग वर्क डन, ऐसे लिख दीजिए कैलकुलेटिंग वर्क डन। ठीक है, ये हो गया। तो वर्क डन को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए वर्क डन कहाँ पर हो रहा है, क्या हो रहा है, इसको समझना जरूरी है, क्योंकि आप फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देंगे, आप डेरिवेशन कर लेंगे, हम मानते हैं बिल्कुल आपका अच्छा नंबर भी आ सकता है, लेकिन आपको चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है। क्यों? तो देखिए यहाँ पर ये किस तरीके से ये वर्क डन किसको बोला जा रहा है, फॉर्मूला कहाँ से आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये जो इंजन हमारा होता है इसमें 4 प्रोसेसेस होते हैं। एक होता है सक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर पावर स्ट्रोक होता है, नीचे की तरफ आता है पिस्टन, फिर एग्जॉस्ट होता है। तो देखिए सारे में हमको काम करना पड़ता है, यानी कि 3 प्रोसेसेस में जब हम लोग सक्शन करते हैं तो पिस्टन अपने से नीचे आता है, ठीक है। उसके बाद जब वो ऊपर जाता है फिर से हम ही के द्वारा उसको काम किया जाता है, यानी कि हम के द्वारा मतलब हमारा जो सिस्टम लगाया गया है, जो फ्लाई व्हील लगाई गई है, ये सब उस पर काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक स्ट्रोक जो कि पावर स्ट्रोक होता है, उसी में इंजन से हमको पावर मिलती है और उसी पावर का यूज करके जो बाकी के 3 स्ट्रोक्स हैं वो काम करते हैं। तो इसीलिए हम लोग इस पावर को, यानी कि यहाँ पर जो हमको वर्क डन मिलता है कंप्रेशन के दौरान, यानी कि 1 से 2 प्रोसेस में जो मिलता है, ये हम लोगों के द्वारा काम किया जाता है। और जो हम लोगों के द्वारा काम किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं निगेटिव वर्क, और जो हमारी मशीन जो होती है वो वर्क देती है तो उसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव वर्क। तो यहाँ से जो है वर्क, ठीक है, यहाँ से वर्क हम लोग वर्क देते हैं और यहाँ पे हमको जो है वर्क मिलता है। इस तरीके से ये काम होता है। तो अब देखिए जो वर्क हमको मिलता है उसमें से जो हम वर्क काम करते हैं वो घटाएंगे तभी तो हमको नेट वर्क मिलेगा। मतलब कि मान लीजिए कि हमने जैसे 10 वर्क काम किया, मान लीजिए कि 10 रुपए हमने दिया काम करने के लिए, हमको कितना मिला, 20 मिला। तो हम कैसे निकालेंगे कि हमारा वर्क नेट वर्क कितना हुआ, हम देखेंगे 20 माइनस 10 तो आ जाएगा 10, तो ये हमारा नेट वर्क हो जाएगा। तो इस तरीके से ये चीजें होती हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस प्रोसेस में कितना वर्क हुआ वो निकालना पड़ेगा और इस प्रोसेस में कितना वर्क हुआ वो निकालना पड़ेगा, और उसके बाद दोनों को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है, अब अलग अलग के लिए समझिए। यानी कि सबसे पहले समझिए जो हमारा मेन वर्क जो हमको मिल रहा है, जिसमें से हम अब जो हम काम कर रहे हैं इसको घटाएंगे तो हमको क्या मिल रहा है, ये वाला वर्क मिल रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं
यहाँ पर हाई प्रेशर से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे P3, थोड़ा सा यहाँ से लिखते हैं जगह, यहाँ लिखेंगे P3 और V3 माइनस P4 V4 अपॉन गामा माइनस 1। ये क्या हुआ, ये पॉजिटिव में है, आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने निगेटिव का साइन इधर नहीं लगाया है, ये पॉजिटिव में है, तो इसको हम कहते हैं कि जो वर्क है वो मशीन के द्वारा हमको मिला, दैट इज पॉजिटिव वर्क। अब हमारा ये है निगेटिव वर्क जो हमने काम किया, तो उसको तो घटाएंगे ही, ठीक है, क्योंकि हमने काम किया तो भाई घटाएंगे तभी तो नेटवर्क निकलेगा। तो इसमें क्या आएगा, ये P2 है, तो यहाँ पर क्या आएगा P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारा पूरा क्या हो गया, फॉर्मूला बना। लेकिन क्या होता है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख दिया जाता है, बताया नहीं जाता कि ये कहाँ से आ रहा है। आप समझिए, इस प्रोसेस में ये वर्क डन मिलेगा, ठीक है, और इस प्रोसेस में ये वाला मिलेगा, और ये जो हम वर्क करेंगे ये वाला मिलेगा। देखिए ये निगेटिव में है, बात समझ में आ रही है। अब इसको हमको सॉल्व करना है, जैसे इसको सॉल्व कर लेंगे हमारा मीन इफेक्टिव प्रेशर का फॉर्मूला आ जाएगा, डेरिवेशन हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले कोई चीज़ें कॉमन हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग दो चीज़ें कॉमन करेंगे। सबसे पहले तो हमको ये तो दिख रहा है सेम है दोनों में, तो इसको तो कॉमन करेंगे ही, यानी कि हम यहाँ पर जो गामा माइनस 1 है इसको हमने कॉमन कर लिया। उसके साथ साथ यहाँ पर हम P1 और V1 को भी कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि कॉमन ले लेते हैं। तो जब P1 V1 को कॉमन लेंगे, जब इसको कॉमन लेंगे तो ये निकल जाएगा। चलिए थोड़ा सा इसको भी हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बस इसको कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर एक एक स्टेप चलते हैं, आराम से समझते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो आप पूरा देखेंगे, हम ये आशा करते हैं। थोड़ा सा लंबी तो हो जाती है समझाते समझाते। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये चीज़ आएंगी, और देखिए जब ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर क्या होगा, इसका बहुत ही ध्यान रखिएगा। बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं और यहाँ पर भी माइनस लिख देते हैं, जबकि इस माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ जब होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, P1 और यहाँ पर V1। इस तरीके से इतना तो समझ आ रहा होगा। जब ये कॉमन चला जाएगा बाहर ये दोनों, तो अंदर क्या बचेगा, यही तो बचेगा, अपॉन में तो कुछ रहेगा ही नहीं, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, अब यहाँ से हम P1 V1 को कॉमन लेंगे। क्या करेंगे, P1 और V1 को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, गामा माइनस 1, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा P3 V2, अब सॉरी यहाँ पे V2 नहीं रहेगा, P3 V3 रहेगा, P3 V3, और यहाँ पर आ जाएगा P1 और V1। इसके बाद माइनस, यहाँ पर भी वही चीज, ठीक, यहाँ पर भी P1 और V1। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर भी वही चीज, P2 V2 अपॉन P1 और V1। यहाँ पर क्या आएगा, प्लस में 1। क्यों 1 आ गया, क्योंकि P1 V1 है, इसको जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर तो कुछ नहीं रहेगा, 1 बचेगा, तो 1 को यहाँ पर आप लिख देंगे। ये हमारा बन गया। अब इसको भी थोड़ा सा सॉल्व करना है, तो ध्यान से देखिए। अब क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, तो सबसे पहले ये जो टर्म है इसको तो हम यही लिख देते हैं, P1 और V1, और इसके बाद आएगा गामा माइनस 1। ये तो सेम हमारा वही हो गया। इसके बाद इस टर्म को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ऐसा क्यों आ गया, ऐसा क्यों आ गया। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर हमने जगह छोड़ करके इसी वजह से रखी है, ताकि आपको इस चीज़ को अच्छे से समझा पाए, ताकि आप ये समझे कि ये टर्म कैसे आ गया। देखिए यहाँ पर हमको आपको समझाएंगे और डायरेक्टली यहाँ पर इसकी वैल्यू लिखेंगे, ठीक, क्योंकि इतनी जगह नहीं कि बहुत ज़्यादा लंबा इसको किया जाए। इसको यहाँ पर हम समझा के बताते हैं कि कैसे आता है। तो यहाँ पर आएगा P3 और V3, और अपॉन में क्या है, अपॉन में है P1 और क्या है, V1। अब इसको ध्यान से समझिए, इन सारे जो हमारा P1 P2 V2 3 जो भी दिख रहा है, इन सभी को हमको क्या करना है, R के फॉर्म में चेंज करना है। इसी वजह से तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिख के रखा है, R, यहाँ पर कंप्रेशन रेशियो, यहाँ पर प्रेशर रेशियो, यहाँ पे R की पावर गामा। तो इन सब के फॉर्म में चेंज करना है, इसका यूज करके, इन फॉर्मूलों का यूज करके। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि P3 है, और आप देख रहे हैं P3 इस फॉर्मूले में है, यहाँ पर क्या है, P2 है। तो अगर P3 अपॉन P2 हमको मिल जाता है, तो इसके जगह हम RP रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो P3 तो है, लेकिन P2 यहाँ पर नहीं है, क्या है, यहाँ पर P1 है। तो P1 है तो हमको P2 लाना है। तो P1 और P2 में क्या रिलेशन है, आप देखिए P1 और P2 में, ये देखिए P1 और P2 में ये रिलेशन है, यानी कि अगर यहाँ से हम P1 की वैल्यू निकाल लें और P1 की वैल्यू रख दें, तो यहाँ पर ये P2 आ सकता है। कैसे, देखिए हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर लिखना चाहेंगे इस चीज़ को। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है P3 अपॉन P1, और इक्वल में क्या है,
इक्वल में यहाँ पर है सॉरी P2 अपॉन P1 और इक्वल में क्या है R की पावर गामा। तो अगर हम यहाँ से P2 की वैल्यू निकालेंगे तो P1 उधर जाएगा तो किस में रहेगा, मल्टीप्लाई में रहेगा, यानी कि आएगा P1 और R की पावर गामा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर P1 की वैल्यू निकालेंगे तो P1 की वैल्यू क्या आएगी, P1 की वैल्यू क्या आएगी, एक सेकेंड इसको फिर से, क्योंकि हमको P1 की वैल्यू निकालनी थी, थोड़ा सा उल्टा हो गया। तो क्या था P2 अपॉन P1 इक्वल R की पावर गामा। फिर से इसको समझिए थोड़ा सा। तो ये हमारा वैल्यू था, हमको क्या निकालना था, P1 की वैल्यू निकालनी थी, जो कि हम यहाँ पर रख सके P1 के जगह पर। तो हम क्या करेंगे, P1 को उधर भेज देंगे, तो P1 उधर जाएगा, तो ये जो टर्म है इधर आएगा, ठीक है, पंचांतरण होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, R की पावर गामा और यहाँ पर P1, यानी कि P1 की वैल्यू क्या आ गई, P2 अपॉन R की पावर गामा, ठीक है। तो यहाँ पर हम रख दे, चलिए रख देते हैं, थोड़ा सा इसको अलग करने की कोशिश करते हैं, यानी कि P3 अलग कर देते हैं और यहाँ पर P1 की वैल्यू इसको रखते हैं, क्या रखेंगे, P2 अपॉन R की पावर क्या रखेंगे, गामा, ठीक है, इस तरीके से आएगा। और ये जो है इसको हम अलग करके लिख देते हैं V3 अपॉन V1 को, अभी उसको बाद में समझेंगे, पहले इसको समझिए। अब अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये जो R की पावर गामा है ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा P3 और R की पावर ऊपर चला जाएगा, तो R की पावर गामा और P2 जो है नीचे रहेगा, और इनटू में क्या रहेगा, जो हमारा ये है V3 अपॉन V1, ऐसा रहेगा। अब देखिए यहाँ पर P3 अपॉन P2 आ चुका है, ठीक है, P3 अपॉन P2 आ चुका है, P1 हट चुका है, और लेकिन उसके लिए यहाँ पर ये तो आ गया है, ठीक है, इस वजह से हमने यहाँ पर चेंजेस किए। तो अब क्या कर सकते हैं, P3 अपॉन P2 की जगह हम क्या रख सकते हैं, P3 अपॉन P2 की जगह क्या रख सकते हैं, RP रख सकते हैं, यानी कि प्रेशर का रेशियो है ना, रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे RP, और ये तो इनटू में ही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, R की पावर गामा, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। RP अलग है और R अलग है, इस चीज को आप याद रखिएगा। अब देखिए इसका काम तो हो गया, R में हमने चेंज कर लिया। इसके बाद बात आती है V3 और V1 की। तो आप देख रहे हैं V3 और V1 में कुछ दिख रहा है, V3 और V1 अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इसमें भी कोई ऐसा रिलेशन नहीं है जिसको हम डायरेक्टली यहाँ पर रख सके। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक रिलेशन लाने की कोशिश करेंगे, कैसा, तो यहाँ पर हम V1 के जगह, जैसे V1 है, ठीक है, या फिर यहाँ पर V1 है और नीचे क्या है, ऊपर क्या है, V3 है, तो इसके जगह हम क्या कर दे, V2 के रिस्पेक्ट में कोई चीजें ला दे तो हमारा काम हो सकता है। कैसे, देखिए ध्यान से, हम यहाँ पर इस चीज को, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है इस चीज को यहाँ पर ला सकते हैं, यानी कि ऐसा लिख सकते हैं कि V3 अपॉन V1, ऐसे समझ लीजिए कि V3 को हम क्या लिख सकते हैं, V3 को हम V2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बस ऐसे समझ लीजिए, V3 को हम V2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर तो हम वही रहने देंगे, नेक्स्ट स्टेप में लिख देते हैं। तो यहाँ पर V3 को V2 लिख सकते हैं और V1 को V1 लिख देते हैं। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं रिलेशन हमको क्या मिला है, V1 अपॉन V2, और हमारे में आ क्या रहा है, V2 अपॉन V1। तो हम डायरेक्ट R तो लिख नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर मैथ्स लगाएंगे। हमें पता है भैया कि V1 इक्वल V2 R होता है, तो हम कहेंगे कि ऐसा करो, जब ये होता है तो तुम हमको V2 अपॉन V1 बताओ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन R, 1 अपॉन R हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, जब ये उल्टा हुआ तो वो भी उल्टा हो जाएगा। तो उसी तरीके से इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पर RP का RP और यहाँ पर R की पावर गामा, और मल्टीप्लाई में इसकी वैल्यू आएगी 1 अपॉन R, 1 अपॉन R आएगी। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगी RP। अब देखिए यहाँ पे R की पावर गामा है और यहाँ पर R की पावर क्या है, 1 है, जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है। तो जब ये ऊपर जाएगी पावर, क्योंकि यहाँ नीचे डिवाइड में है, ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, यानी कि इस चीज को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, R की पावर -1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आपने पढ़ा होगा क्लास 9th वगैरह में ये सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। अब R और R यानी कि पावर सेम है, सॉरी बेस सेम है, तो पावर क्या होती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ पर क्या आएगा, R की पावर गामा -1, ये चीजें आएगी।
तो ये चीज़ जो आई यहाँ पर हमने इतना प्रूव किया, इन सब का यूज करके इसको हम यहाँ पर इसके जगह पे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर भी हम सॉल्व कर सकते थे लेकिन वो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा, तो आप या तो बगल में सॉल्व कर दीजिए या फिर यहीं पर कर दीजिए। तो चलिए यहाँ पर हम इस चीज़ को लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा आर पी और आर की पावर गामा माइनस 1। आई होप आप इस चीज़ को अच्छे से समझ गए होंगे कि यहाँ पर ऐसा क्यों लिखते हैं। ठीक है, बहुत सारी जगहों पर मैं देखा बुक्स वगैरह में डायरेक्ट ऐसे लिख देता है, वहाँ पर इतना नहीं समझाता कि कैसे आ रहा है, तो आपको समझना होता है, तो इसी वजह से हमने आपको समझाया। इसके बाद क्या है, माइनस है। चलिए माइनस की जगह हमने माइनस लगा दिया। अब देखिए V4 और V1 है, और V4 और V1 तो सेम चीज़ है। सेम का मतलब V4 की जगह हम चाहें तो V1 लिख सकते हैं, और V1 और V1 कट सकता है, तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि जो V4 है और जो V1 है वो आपस में कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद क्या है V4 अपॉन V1, तो P4 अपॉन P1, तो P4 अपॉन P1 के लिए क्या होता है फॉर्मूला, RP होता है। बहुत बढ़िया, सीधे सीधे फॉर्मूला मिल गया, इतना कैलकुलेशन इसके जैसा नहीं करना पड़ा। तो इसके जगह हम ये V तो कट ही चुका है, P4 अपॉन P1 की जगह RP रख देते हैं, तो यहाँ पर क्या रख देंगे RP। ठीक है, अब चलिए आगे समझिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो P2 अपन P1 क्या दिया हुआ है, देखिए P2 अपन P1 आपको कहीं दिख रहा है, यहाँ पर देखिए P2 अपन P1 का रिलेशन क्या है, R की पावर गामा। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, P2 अपन P1 के लिए रखेंगे R की पावर गामा। बहुत बढ़िया। इसके बाद ये क्या है, ये है V2 अपन V1। फिर से देखिए V2 अपन V1 दिया हमको किसका है, V1 अपन V2, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, उल्टा हो जाएगी, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन R। और 1 अपॉन R को हम लोग क्या कहते हैं, अभी हमने आपको यही चीज़ यहाँ पर समझाई, इसको हम लोग कहते हैं R की पावर -1। ठीक है, अब देखिए दोनों में क्या है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं R की पावर गामा -1, और ये +1 है तो इसको +1 लिख देंगे। तो इस तरीके से ये जो हमारा P1 P2 V1 V2 वगैरह वगैरह था, इसको हमने सबको R और P के फॉर्म R और उसके पावर गामा के फॉर्म में चेंज कर लिया। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी इस फॉर्मूले से और यहाँ का जो हमने बताया। अब आप ये सोचिए कि अगर आपको पहले ये फॉर्मूला ना पता होता, कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, पावर रेशियो क्या प्रेशर रेशियो क्या होता है, इनके बीच रिलेशन क्या होता है, तो आपको इस डेरिवेशन को समझने में प्रॉब्लम होती और आप इस चीज़ को रटने की कोशिश करते। चलिए अब आगे समझते हैं कि इसको कैसे करेंगे। बहुत थोड़ा सा स्टेप बचा हुआ है। अब हम कुछ चीज़ों को इरेज करेंगे क्योंकि अब यहाँ पर इनका काम नहीं रह गया है। चलिए तो इसको हम इरेज कर देते हैं, यहाँ ऊपर से इरेज करते हैं। ठीक, इसको लिखा रहने देते हैं बस। आप इसको नोट कर लीजिए, सब लोग साथ में नोट करते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। और आपको बता दें कि अभी देखिए आज ये वीडियो है, इसके बाद से अब जो वीडियोज आएंगी इसके न्यूमेरिकल की वीडियोज आएंगी, यानी कि इस पर जितने भी न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने सॉल्व किए ये सारी वीडियोज आएंगी ऑटो साइकिल की मीन इफेक्टिव प्रेशर और उसके इफिशियंसी पे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल आते हैं उन पर। तो देखिए ये चीज़ आ गई। अब इस चीज़ को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कैसे, तो चलिए इक्वल करके करते हैं, इसको लिखते हैं एक बारी, P1 V1 गामा -1। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो 4 टर्म्स हैं, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा और ये चौथा टर्म, 4 टर्म्स हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं RP यहाँ पर भी है, RP यहाँ पर भी है, तो हम क्या करेंगे, अब इस चीज़ को ध्यान से समझिए। बुक्स वगैरह में इसको भी बहुत ही शॉर्टली लिख देता है, डायरेक्ट टीचर भी इसको एकदम शॉर्टली बता देते हैं, डायरेक्ट लिख देंगे, फॉर्मूला आ जाएगा, लो इतना आया। कैसे आया, वहाँ पर बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो समझिए RP यहाँ पर भी है, RP यहाँ पर, तो RP को हम कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों टर्म को देखिए बस। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, RP जो है RP कॉमन ले सकते हैं दोनों में। तो यहाँ पर क्या बचेगा, RP चला जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा R की पावर गामा -1, और ये माइनस, और यहाँ पर RP चला जाएगा तो RP तो था ही बस, तो ओनली 1 तो बचेगा ही, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों टर्म को देखिए, इन दोनों टर्म में कोई चीज़ें कॉमन नहीं है, लेकिन हम -1 को तो कॉमन ले सकते हैं, -1 कॉमन ले सकते हैं। जब -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा R की पावर गामा -1, और ये प्लस है क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने कोई सवाल क्लास 8 वगैरह में किए भी होंगे, जिस तरीके से आप करते थे, ऐसे x² + 3x + 2x प्लस, ठीक है, 6 रहता था तो इसमें आप इसको कॉमन लेते थे, फिर इसको कॉमन लेते थे, फिर जाकर के 2 पेयर्स बनाते थे, ऐसे करके। तो वही चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी है।
तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर P1V1 अपॉन गामा माइनस 1। अब देखिए ये दोनों चीजें सेम दिख रही हैं, तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे r की पावर गामा माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा, बच जाएगा। यानी कि इसमें से मतलब इस टर्म में से और इस टर्म में से जब इसको कॉमन लेंगे तो इस टर्म में ये चला जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल RP बचेगा, और इस टर्म में क्या बचेगा, -1। तो यहाँ से ये फॉर्मूला आपका बन करके आ जाएगा। ये जो फॉर्मूला है ये मीन इफेक्टिव प्रेशर का फॉर्मूला नहीं है, ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है वर्क डन का फॉर्मूला है। अभी हमको मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालने के लिए स्ट्रोक वॉल्यूम से इसको डिवाइड करना होगा। तो चलिए फिर इसको डिवाइड करते हैं। चलिए, तो यहाँ की सारी चीज हमने इरेज कर दी है। अब हमको क्या चाहिए, बस एक स्ट्रोक वॉल्यूम चाहिए जिससे इसको डिवाइड करके फॉर्मूला अपना निकाल सके। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मीन इफेक्टिव प्रेशर इक्वल, डिवाइड करेंगे, ठीक है, इक्वल तो लगाएंगे ही, लेकिन अभी हमको डिवाइड करना पड़ेगा स्ट्रोक वॉल्यूम से। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, जैसे अभी हमने आपको पीवी डायग्राम बना करके दिखाया था, तो पीवी डायग्राम में हमने यहाँ पर दिखाया तो आपने देखा कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे V2 है, यहाँ पे V1 था। तो इसी बीच के जो डिस्टेंस होता है यही हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम होता है। तो इस वॉल्यूम को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हम कैलकुलेशन कहाँ से करते हैं, किसी भी ग्राफ में यहाँ से करेंगे। जैसे ये V1 है तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस होगी V1 का। तो अगर हमको इतने डिस्टेंस निकालनी है तो इस टोटल में से इतना घटा देंगे ना, यानी कि V1 में से V2 को माइनस कर देंगे तो इतनी वैल्यू आ जाएगी, ये डिस्टेंस आ जाएगी। इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखिए अब इस चीज को पहले सॉल्व करके डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं ना, इसको अलग से लिख देते हैं। चलिए, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या बनेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम बना V1 माइनस V2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि V1 माइनस V2 क्या होगा, ठीक है, क्योंकि इसको भी हमको सॉल्व करना होगा और इसको चेंज करना होगा किसके फॉर्म में, इसको भी चेंज करना होगा हमको R के फॉर्म में, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से V1 हम कॉमन ले सकते हैं। V1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 माइनस यहाँ पर क्या आएगा V2 अपॉन V1, यही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम V1 को तो V1 ही रहने देते हैं, और यहाँ पर 1 और इस चीज को क्या लिख सकते हैं, देखिए V2 अपॉन V1 है, याद कीजिए हमें ये पता है V1 अपॉन V2 इक्वल R होता है। तो हम ये भी निकाल सकते हैं कि V2 अपॉन V1 इक्वल 1 अपॉन R आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन R इसके जगह पे। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा V1, और इस ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे तो R, यहाँ पर सॉल्व करेंगे ये R का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ठीक है, एलसीएम लेकर के जैसे आप लोग करते हैं। तो ये आएगा R माइनस 1 अपॉन R। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है। एलसीएम निकालेंगे R ही आएगा, R से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा। तो ये हमारा बन गया। तो अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे, जो V1 माइनस V2 की वैल्यू है यही आई, तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा V1 और एक ब्रैकेट में क्या आएगा, एक ब्रैकेट में आएगा R माइनस 1 और अपॉन में क्या आएगा R आएगा, ठीक है। अब इस चीज को जब सॉल्व करेंगे तो देखिए इसमें भी डिवाइड में एक चीज है, इसमें भी डिवाइड में एक चीज है। तो ये क्या होगा, ये यहाँ का क्या है, न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। तो न्यूमरेटर ये घूम करके कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, यानी सॉरी यहाँ पर आएगा इसके डिनोमिनेटर में, और ये जो R है ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि हम इसको वैसे लिख सकते हैं कि P1 V1 और इस टर्म को R की पावर गामा माइनस 1 और यहाँ पर RP माइनस 1, और ये जो R है ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा ना ऊपर, और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में ये तो नीचे रहेगा क्योंकि डिवाइड में था तो नीचे, और ये इसके साथ ही चला जाएगा मल्टीप्लाई में। इतना तो आप जानते ही होंगे, इसमें इतना क्या बताना। चलिए इसके बाद क्या आएगा, मल्टीप्लाई में क्या आएगा V1 और यहाँ पर R माइनस 1, ठीक है। अब आप देख सकते हैं V1 से V1 डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, बस आपको इसको कट देना है। अब इसके बाद जो फॉर्मूला बचेगा उसको लिख देना है। तो क्या आएगा P1, और इस R को हम यहाँ पर लिख देते हैं इसके P1 के साथ में। तो R और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, R की पावर गामा माइनस 1 और यहाँ पर क्या आएगा RP माइनस 1, और अपॉन में या सॉरी यहाँ पे ये कहाँ से आ गया, R कहाँ से आ गया, सॉरी ये R नहीं है, गामा है, ये गामा है, सॉरी गामा। तो गामा माइनस 1
और यहाँ पर R-1, ये R-1 ये वाला और ये गामा-1 ये वाला जो यहाँ पर था वो यहीं पे आएगा, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से ये जो फॉर्मूला बनेगा, ये बनेगा फॉर्मूला ओटो साइकिल के मीन इफेक्टिव प्रेशर का फॉर्मूला। आई होप आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। हमने जितना भी पूरी कोशिश करके आपको समझाने की कोशिश की कि जो यहाँ पर पीवी डायग्राम से आप कैसे समझेंगे, इधर के जो छोटे छोटे टर्म है जो बुक्स में शॉर्टली कर दिए जाते हैं, डायरेक्ट डका दिए जाते हैं 2-4 स्टेप, उसको भी समझाया। आई होप आप इसको समझे होंगे। तो अगर आपको वीडियो समझ में आती है, अच्छी लगती है, तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के पास भेजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है वीडियोज़ बनाने में, इतना लंबी वीडियो रिकॉर्ड करने में। चलिए फिर मिलते हैं इसके न्यूमेरिकल के साथ, जिसमें हम लोग इसके एफिशिएंसी और ये मीन इफेक्टिव प्रेशर के जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं सबको सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।